स्वागत है आप सभी का सोलरेबल में। आप में से काफ़ी सारे लोगों का सवाल आया है कि कैसे सोलर पैनल मैन्युफैक्चर होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट काम में लिए जाते हैं। तो यही पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप सभी से निवेदन है वीडियो पूरा देखें। शुरुआत करते हैं यहाँ पर सोलर पैनल के अंदर लगने वाले कंपोनेंट से। तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास हाल फिलहाल में है 50 वाट का एक सोलर पैनल। अब बात करें यहाँ पर लगने वाले कंपोनेंट की, तो जो सबसे पहला कंपोनेंट यहाँ पर काम में आया वो है सोलर सेल। मेरे पास यहाँ पर दो सोलर सेल अभी अवेलेबल है, एक तो है पॉलीक्रिस्टलाइन और एक है जो वो है मोनोक्रिस्टलाइन। अब इनकी अगर पहचान की बात करें तो जो पॉलीक्रिस्टलाइन अगर आप सोलर सेल देख सकते हैं तो इसके चारों तरफ क्या होता है कि ये स्क्वायर शेप में होता है और इसका जो कलर है वो ब्लू कलर का होता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑक्टागन शेप में और इसका जो कलर है वो डार्क ब्लू कलर का होता है। तो ये एक पहचान है। अब आप देख रहे होंगे इन दोनों को काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे पैक कर रखा है। तो इसका जो मेन रीज़न यहाँ पे आता है कि जो सोलर सेल होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक नाजुक चीज़ होती है। अगर इसको मैं इससे बाहर निकाल दूँ और खाली हाथ में पकड़ूँ उसमें भी ये टूट सकता है। तो इसको क्या होता है पूरा प्रॉपर पैकिंग के साथ में रखा जाता है ताकि क्या हो जाए कि ब्रेक नहीं हो जाए। बात करते हैं यहाँ पर दूसरे कंपोनेंट की, तो यहाँ पर काम में लिया गया है टेम्पर्ड ग्लास। जैसा कि आप ये सोलर पैनल के ऊपर की साइड देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक पूरा टेम्पर्ड ग्लास सोलर सेल के ऊपर लगाया हुआ है। अब ये सोलर सेल के ऊपर टेम्पर्ड ग्लास इसलिए लगाया जाता है ताकि क्या होगी जो सोलर सेल है वो डैमेज ना हो उसके। और एक अच्छी क्वालिटी का टेम्पर्ड ग्लास क्या करता है कि यहाँ पर थोड़ी सी इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी दे देता है, यानी कि अगर इसके ऊपर ओले टकराते हैं या फिर कोई छोटा मोटा अगर पत्थर लग गया या कुछ चीज़ इसके टकरा गई, तो ऐसे में क्या होता है ये इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होता है। या इसकी जगह अगर नॉर्मल कांच काम में लिया होता है तो वो क्या होता है कि ऐसे में टूट सकता है। इसलिए एक अच्छा टेम्पर्ड ग्लास सोलर पैनल के ऊपर लगे होने से उसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। बात करते हैं यहाँ पर तीसरे कंपोनेंट की, तो सोलर पैनल के अंदर काम में लिए जाते हैं ये चांदी के तार। इन चांदी के तारों को बस बार भी बोला जाता है। अब यहाँ पर चांदी के तारों को क्यों काम में लिया जाता है? चांदी के तारों को काम में लेने का ये रीज़न है कि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो एल्यूमिनियम और जो कॉपर होता है उसके कंपैरिजन में काफ़ी हद तक कम होता है, जिससे क्या होता है कि सोलर पैनल के अंदर करंट लॉस नहीं होता है। अब यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोगों के अंदर ये सवाल भी आ जाता है कि हमारे जो घरों के अंदर तार काम में लिए जाते हैं वहाँ पर चांदी के तारों को क्यों काम में नहीं लिया जाता? तो वहाँ पर चांदी के तारों को इसलिए काम में नहीं लिया जाता क्योंकि क्या होता है वहाँ पे चोरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और चांदी की कीमत ज़्यादा होने से क्या होगा कि जो तार होंगे उनकी कीमत काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। इसीलिए ये होता है कि बाहर जाकर आप देखें तो एल्यूमिनियम और कॉपर के वायर को ही काम में लिया जाता है। अब यहाँ पर दो तरीके के बस वायर को काम में लिया जाता है, एक तो पतले वाले वायर होते हैं और एक ये मोटे कल तार हैं। अब यहाँ पे मोटे और पतले को काम में लेने का ये रीज़न है, जैसा कि हमारे घरों के अंदर भी होता है कि जो बाहर से हमारे घर के अंदर ग्रिड से कनेक्शन आता है वहाँ पे एक मोटा तार काम में लिया जाता है और बाद में घरों के अंदर जो नॉर्मल साइज़ के वायर होते हैं उन्हें काम में लिया जाता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर है कि जहाँ पे कम करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि सेल से जो वायर कनेक्टेड किए जाते हैं वो होते हैं छोटे साइज़ के ये तार, जो यहाँ पे सोलर पैनल के अंदर आप देख सकते हैं ये छोटे साइज़ के यहाँ पर कनेक्शन किए हुए हैं। अब जब इनका पूरा कनेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर टॉप साइड में जो पूरा कनेक्शन होता है इनका फाइनल, यहाँ पर क्या होता है मोटे इन तारों को काम में लिया जाता है। तो ये ऐसे यहाँ पर जो चांदी के तार है वो काम में लिए जाते हैं। इसके बाद अगला कंपोनेंट यहाँ पर लगा हुआ होता है एल्यूमिनियम की फ्रेम। जैसा कि आप सोलर पैनल के चारों तरफ देख सकते हैं तो यहाँ पर एक एल्यूमिनियम की फ्रेम लगाई गई होती है। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम को ही क्यों काम में लिया जाता है? इसका रीज़न ये रहता है कि एल्यूमिनियम के ऊपर जंग नहीं आता है, जिससे क्या होगा अगर हमारा सोलर पैनल धूप में लगा हुआ है वहाँ पे उसके ऊपर पानी, धूल, मिट्टी काफ़ी चीज़ें गिरेगी, तो ऐसे में अगर जंग नहीं आएगा तो इसकी लाइफ काफ़ी लंबी हो जाती है और ख़राब होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। अब क्या होता है अलग अलग सोलर पैनल के लिए अलग अलग साइज़ की जो फ्रेम है वो मार्केट के अंदर मिल जाती है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 3 अभी फ्रेम अवेलेबल है। जो ये सबसे छोटी वाली ये 50 वाट के पैनल है और जो छोटे पैनल होते हैं उसके अंदर काम में आती है। तो यहाँ पर जो पैनल है उसके अंदर ये साइज़ की फ्रेम को काम में लिया गया है। इसके बाद में जो 150 से लगा के 180 की साइज़ तक का जो पैनल आते हैं उसके अंदर ये वाली फ्रेम, और जो बड़े वाले 72 सेल के पैनल होते हैं उसके अंदर ये मोटी साइज़ की फ्रेम को काम में लिया जाता है। इसके साथ ही अगर ये फ्रेम जितनी मोटी होगी, जितनी ज़्यादा इसकी थिकनेस होगी, उतनी ज़्यादा क्या होती है पैनल की मजबूती बढ़ जाती है। इसके बाद में बात करें यहाँ पर अगले कंपोनेंट की, तो यहाँ पर काम में लिया हुआ है जंक्शन बॉक्स। ये एक जंक्शन बॉक्स का ओपन पीस मेरे पास पड़ा है और सेम ऐसा ही एक पीस यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। अब जंक्शन बॉक्स का यहाँ पर ये काम होता है कि जंक्शन बॉक्स से एक तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डीसी वायर कनेक्ट किया हुआ है। ये लगभग 1 मीटर का डीसी वायर हर सोलर पैनल के अंदर काम में लिया जाता है। अब यहाँ पर डीसी वायर जो काम में लिया जाता है ये काफ़ी हाई क्वालिटी का काम में लिया जाता है और इसके लास्ट कॉर्नर पे लगाए हुए होते हैं MC4 कनेक्टर। MC4 कनेक्टर का यहाँ पे ये यूज़ होता है कि अगर MC4 कनेक्टर से हम जॉइंट करते हैं तो इसके अंदर स्पार्किंग होने के चांस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। नॉर्मल जो हम वायर जॉइंट करके लगाते हैं इनके ऊपर अगर पानी वगैरह लगे और कभी टच वगैरह हो जाए तो वैसे स्पार्किंग वगैरह जनरेट हो सकती है और सोलर पैनल भी ख़राब हो सकता है और उसके आगे जो कंपोनेंट काम में लिए हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं।
इसलिए क्या है यहाँ पर MC4 कनेक्टर को जो है काम में लिया जाता है और जो DC वायर काम में लिया जाता है, क्योंकि ये भी धूप के अंदर रहेगा तो ये इतनी आसानी से ख़राब नहीं हुई। तो काफ़ी हाई क्वालिटी का यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट किया होता है। अब बात करें इसके अंदर की, तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि इन दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही है। तो क्या होता है, जो पूरे जितने भी सोलर सेल अंदर है उनसे जो फाइनल आउटपुट निकाला होता है उसके 2 वायर यहाँ पे बाहर दे रखे हैं और उन्हीं से यहाँ पे 2 जॉइंट है, यानी कि एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव, यहाँ पे माइनस और प्लस के दोनों के साइन से बता रखा है। अब क्या होगा, इनके बीच में यहाँ पर एक डायोड लगा रखा है। डायोड का यूज़ यहाँ पर ये होता है कि जो करंट हो वो सिंगल साइड फ्लो करे। अगर करंट बाई डायरेक्शनल हो जाएगा यहाँ पर, तो उससे क्या होगा कि जो सोलर पैनल के अंदर लगने वाले सोलर सेल है वो ख़राब हो सकते हैं। तो इसके अंदर यही फ़ायदा होता है कि जो करंट है वो सिर्फ क्या होगा कि इस पैनल से बाहर आ सकता है, इस पैनल के अंदर वापस रिवर्स करंट नहीं जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर डायोड को काम में लिया जाता है और इससे क्या होता है कि ये पूरा करंट जो है हम काम में ले सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पर एक चीज़ का और ख़ास ध्यान देना होता है कि जो हमारा जंक्शन बॉक्स होता है इसके अंदर अलग अलग IP रेटिंग का ये मिलता है। IP यहाँ पर ये चीज़ दर्शाता है कि इसके अंदर कितनी देर तक ये किस चीज़ को सहन कर सकता है, यानी कि धूल, मिट्टी और पानी से इसको हम कितनी देर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब इसकी रेटिंग को दर्शाने के लिए यहाँ पे IP65 से लगा के 68 तक को काम में लिया जाता है। अब 65 का यहाँ पे मतलब है कि टेम्परेरी वो सॉल्यूशन है, यानी कि क्या होता है कि कुछ समय के लिए उसके अंदर से पानी जाने से रोका जा सकता है। इसके बाद में आता है IP67 जो मेरे पास यहाँ पर है। IP67 में क्या होता है कि ज़्यादातर सोलर पैनल में वही काम में लिया जाता है। इसके अंदर अगर बेसिक पानी को अगर आप इसको 10 से 15 मिनट तक डुबो के रखोगे तो इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। और अगर बात करें यहाँ पर IP68 की, वो कम्प्लीटली वाटरप्रूफ होता है। अगर उसके अंदर कुछ भी कर लीजिए आपके अंदर पानी नहीं जाने वाला है और ना ही उसके अंदर किसी तरीके की धूल मिट्टी जाएगी। तो एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान देना होता है, अगर सोलर पैनल बना रहे हैं या फिर आप नया खरीद रहे हैं तो उसके अंदर IP वहाँ पे 67 या फिर 68 ही होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर काम में ली गई होती है एनकैप्सुलेशन शीट, यानी कि जो ये EVA शीट होती है इसका काम यहाँ पर ये होता है कि इसके अंदर कोई मॉइस्चर पैदा ना हो जाए और जो सोलर सेल के अंदर कुछ स्पार्किंग वगैरह नहीं होनी चाहिए और उसकी जो पूरी प्रोटेक्शन है ये इसमें काफ़ी हद तक हेल्प करता है। तो क्या होता है, इसकी 2 कोटिंग सोलर पैनल के अंदर लगाई जाती है। एक तो क्या होता है, जैसे सोलर सेल है इसके जस्ट नीचे होगी और एक सोलर सेल के बाद में उसके ऊपर जो हमारे बस बार है ये कनेक्ट कर देते हैं, उसके ऊपर भी एक लेयर इसकी लगा दी जाती है, जिससे करंट जो है वो बाहर ना निकले और जो करंट का फ्लो है वो एकदम एक्यूरेट हो और करंट लॉस काफ़ी हद तक कम हो जाए। इसलिए यहाँ पर एक एनकैप्सुलेशन शीट का काम में लिया जाता है। इसके बाद में यहाँ पर लास्ट में काम में लिया जाता है एक PVC शीट को। जैसा कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक PVC शीट इंस्टॉल की हुई है, वही सेम शीट मेरे यहाँ पे हाथ में है। अब यहाँ पे PVC शीट को बैक साइड में काम में लेने का ये रीज़न होता है कि जो सोलर सेल है उसको काफ़ी हद तक अंदर मजबूती मिल जाए, वो बैक साइड में निकले नहीं और उनको किसी भी तरीके से बैक साइड से वो डैमेज ना हो सके। इसके लिए एक अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर बैक शीट को काम में लिया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी लोगों के मन में डाउट हो सकता है कि क्या सोलर पैनल के बैक साइड में भी हम ग्लास को काम में लेवें। तो नॉर्मल अगर सोलर पैनल के अगर बैक साइड में आप ग्लास को काम में लेंगे तो उसका वेट काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इसीलिए क्या होता है, एक पतली साइज़ की ये जो PVC शीट काम में ली जाती है और इसके अंदर जितनी हाई क्वालिटी की शीट होगी उतना ही अच्छा जो सोलर सेल है और जो सोलर पैनल है उसको प्रोटेक्शन देगा और उसकी लाइफ को बढ़ा देगा है। इसके साथ में कई जगह ये भी देखा गया है कि जो ये PVC शीट होती है ये लो क्वालिटी की काम में ले ली जाती है, जिससे क्या होता है कि आने वाले 3-4 साल तक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि सीट के अंदर कट लगने लग जाते हैं। यानी कि जो सोलर पैनल है इसके अंदर जो मल्टीपल सेल लग रहे हैं यहाँ पे क्या होता है, इनके कट लगने स्टार्ट हो जाते हैं और उससे उस पर्टिकुलर स्थान से जो सोलर सेल है वो कई बार नीचे भी गिर जाते हैं और क्या होता है वो सोलर पैनल पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक अच्छी PVC शीट को काम में लेना भी काफ़ी हद तक ज़रूरी है। अब यह तो हो गई सोलर पैनल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट काम में आए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर असेंबली के लिए कौन सी मटेरियल को काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर एक ग्लू काम में लिया जाता है जिसको सिलेंट बोलते हैं। सिलेंट से क्या होता है, चारों तरफ फ्रेम के ऊपर और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जंक्शन बॉक्स है इसके नीचे भी लगाया जाता है। जैसे उसको लगा के इनको कंपोनेंट के ऊपर इसके ऊपर टाइट किया जाता है तो एकदम उसकी पकड़ हो जाती है अच्छी, जिससे क्या होता है कि ये आराम से काफ़ी लंबे समय तक इसके ऊपर मजबूती से चिपके हुए रहते हैं और इससे निकल नहीं जाते। अगर यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का ग्लू काम में नहीं लिया जाएगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये जल्दी इससे उखड़ सकते हैं और क्या होगा कि जो सोलर पैनल है वो डैमेज हो सकता है। तो एक अच्छी क्वालिटी का ग्लू भी काम में लेना यहाँ पे काफ़ी हद तक ज़रूरी होता है। तो ये सारे कंपोनेंट है जो इस सोलर पैनल के अंदर काम में आते हैं। इसके साथ ही एक और जो दूसरा वीडियो जल्दी आपको मिलने वाला है जिसके अंदर क्या होगा, हम पूरा कंपनी के अंदर जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर एक एक चीज़ से आपको बताएंगे कि कहाँ से इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है, कौन से कंपोनेंट को काम में लिया जाए, किसके बाद में क्या प्रोसेस होता है। तो आप उस वीडियो के लिए भी वेट कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो के अंदर जो है आपको पूरे कंपोनेंट बताई दिए हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।